तर थेट इस्रायलमधली परिस्थिती काय आहे हे अधिक जाणून घेण्यासाठी थेट इस्रायलमधील तेल अवीव या ठिकाणाहून जिंदल ग्लोबल विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉक्टर खिनराज जांगिड आपल्यासोबत जोड़े गेलेले आहेत। खिनराज जी, स्वागत तुमचं एबीपी माझावर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा डॉक्टर, इस समय कितने भारतीय स्नातक मतलब स्टूडेंट्स जो है आज भी इजराइल में हैं जिन्हें मदद की जरूरत है? हर साल हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो जी। उम्मीद है करीब 50,000 के करीब स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं। पर अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी भी भारतीय स्टूडेंट की कोई दुर्घटना में या कहीं कोई मुश्किल स्थिति में फंसे होने की बात पता चली हो। जी। अमूमन जितना भी बड़ा जो नुकसान हुआ है वो साउथ इजराइल में हुआ है। हम्म। रखोवोत करके एक बड़ी शहर है जहाँ पे बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं। जी हाँ। बेरशेवा में बहुत सारे बेंगुरियन यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी पढ़ने जाते हैं। पर वहां पे भी किसी भी स्टूडेंट्स के खबर में आने की बात अभी तक कहीं पता नहीं चली है, ना यहाँ ना भारत के मीडिया में। जी। जो असल लड़ाई हो रही है इसराइल और हमास के बीच में, वो गाजा पट्टी के आसपास के करीब 40 से 50 छोटे और मोटे बस्तियों में है। ये जी हाँ। बस्तियां अक्सर किबुत्स या मुशावीम कहलाती हैं इसराइल में, हम्म। जहां पे कल जब 200 से 300 फिलिस्तीनी आतंकवादी घुस आए थे, तो उनके साथ अभी भी अंदाजा ये है कि 50-60 लोग अभी भी अलग अलग जगहों पे कब्जा किए हुए हैं। और उन्होंने कुछ इजरायलियों को बंदी भी बना रखा है, और वो उन्हीं के घरों में बंदी बना रखा है उन्होंने, जी। जी। जिन इजरायली घरों तक वो पहुंच गए। जी डॉक्टर, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा पैलेस्टीनी लोग जो है मारे जाते हैं इस तरीके के हमले में, जिस तरीके की रंजिश वहां पर देखी जा रही है, क्या मुख्य कारण है इस रंजिश का? अगर रस्तों पर देखा जाए तो कई औरतों के साथ में अत्याचार वहां पर शुरू है, बच्चों की क्या हालत है, वहां के नागरिकों की क्या हालत है डॉक्टर? यहाँ के नागरिकों की हालत वाकई बहुत बहुत खराब है, खासकर दक्षिण के इलाके में जहाँ ये सारी चीजें कल सुबह 6 बजे से हो रही हैं। जी हाँ। बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं, बहुत सारे बच्चे उनमें शामिल हैं। और आपने सही कहा कि अमूमन पिछली 10-15, मेरा या आपका? खिनराज जी, मैं आपको सही तरीके से सुन पा रहा हूं, आप बात कर सकते हैं। तो जो सिविलियंस हैं वो बहुत सारे मारे गए हैं, और आपने बहुत सही कहा कि अमूमन ऐसा फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में देखने को मिलता है। जी पर हाँ। इस बार यही सबसे बड़ी इजराइल की हार रही। उनकी मुसाद और उनकी होम सिक्योरिटी जो है, होम इंटेलिजेंस जो है, जिसको शबाक कहते हैं, जी हाँ। वो दोनों मिस कर गए ये सारी इंटेलिजेंस कि इतना बड़ा ऑपरेशन उनके बॉर्डर पे होने वाला है गाजा की तरफ से। हम्म। उसमें सबसे बड़ी चूक मिलिट्री की बॉर्डर पे भी होती है कि जब आप 100-200 लड़ाके घुसते हैं इसराइल के अंदर, तो उनको रोकने वाली सेना वहां थी नहीं। इनफैक्ट अब जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि बुलडोजर लाके फेंस और उसको सिक्योरिटी वॉल को तोड़ा गया था। और फिलिस्तीन गाजा पट्टी के लोग और हमास और उसके लड़ाके आतंकवादी कहिए, जी। ये सारे लोग, कोई बाइक लेके घुसा है, कोई पिकअप ट्रक लेके घुसा है, कोई पैदल चला आया है। एक गाजा पट्टी के जर्नलिस्ट जी। इन लड़ाकों के साथ अंदर चले आए थे, और वो रिपोर्ट कर रहे थे इसराइल से वापस गाजा पट्टी के टीवी स्टेशन के लिए। तो ये जो मंजर रहा कल, उस मंजर की वजह से जितनी मौतें हुई हैं, अंदाजा ये है कि उससे ज्यादा मौतें पता चलेगी अगले 24 घंटे में। जी हाँ। इसराइल का आंकड़ा 300 के पार जा चुका है, 1800 लोग घायल हैं। जी हाँ। और एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात बनाई है वो ये है कि न केवल इतने लोग इसराइल के अंदर मारे गए हैं, जी हाँ। बहुत सारे इसराइल के बाशिंदे हमास के लड़ाकों के द्वारा किडनैप करके गाजा में ले जाए जा चुके हैं। जी। अभी की खबर यह है अल जजीरा के जरिए कि अगले 2-4 घंटे में हमास एक सूची जारी करने वाला है कि उनके पास कितने बंधक हैं। जी। उस उन बंदियों में उन
उन उन जिन लोगों को उन्होंने पकड़ के गाजा तक ले गए हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे हैं, औरतें हैं, और कुछ बुजुर्ग भी हैं जी जिनको हाँ। उन्होंने उनके घरों से उठाया था। तो इसराइल की मुश्किल अभी बढ़ने वाली है। जब वो सूची आती है, अगर उस सूची में अगर 200-400 नाम होते हैं, जी तब इसराइल के पास करने के लिए क्या होगा? क्योंकि वो सारे बंदी गाजा पट्टी में हैं आज की तारीख, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं। जी हाँ। जी, बहुत खौफनाक ऐसा मंजर हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें हम लोगों तक पहुंचने की यहाँ पर पूरी तरीके से तब्दीश की गई है, जिस तरीके की तस्वीरें अभी हम लोग हमारे व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं। एक बड़ी बात आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा हमला होता है, वहाँ के इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं चल पाता है, वहाँ के जो नागरिक हैं बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं सारे विजुअल्स के अंदर, और इतनी बड़ी साजिश रचने के बावजूद भी इंटेलिजेंस कहां पर फेल रही? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर फोन पे या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी अगर वहां पर प्लानिंग की जाती है तो कुछ ना कुछ तो वहां की इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है, लेकिन इस समय ऐसी कौन सी गलती हो गई जहां पर इतनी बड़ी साजिश रची जाती है, किसी को कुछ पता नहीं है? ये सबसे अहम बात पूछी है आपने, और जी इसका जवाब है पिछले 4 महीने जो इसराइल में राजनीतिक लड़ाइयां चल रही हैं। जी हाँ। पिछले 4 महीने में अगर आप इसराइल के रक्षा मंत्री की बातें सुने, तो रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सारी कैबिनेट को लगातार ये कहते रहे हैं कि आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स और आपके अतिवाद की वजह से इसराइल की सोसाइटी एकदम बिखर गई है। जी और उस बिखराव में अब आर्मी भी शामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले 5 महीने से ही कह रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ जाते हुए। डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी ये चिंता थी कि अगर इसराइल की छोटी सी आर्मी, जो कि वॉलंटियर्स के बेस पे चलती है, हम्म। वॉलंटियर्स अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, जिसे मतलब युद्ध लड़ने की जो तैयारी होती है, जी वो हाँ। तो आपकी नहीं होगी दुरुस्त। हम्म। और पिछले 3 महीने से प्राइम मिनिस्टर ने सारी सिक्योरिटी इमरजेंसी वार्निंग्स को इग्नोर किया। हम्म। तो मेरे ख्याल से सबसे जो दुखद रहा है वो उस डिफेंस मिनिस्टर की स्थिति है कि वो ये बात कहते रहे और उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। जी हाँ। दूसरी दुर्भाग्य की बात ये रही कि जब आपका रक्षा मंत्री आपकी राजनीतिक सुलह करवाने में व्यस्त हो, वो मीडिएट कर रहा है कैनेसेट के अंदर कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को मॉडरेट किया जा सकता है, किस तरह से जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज लाया जा सकता है, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर तो मतलब राजनीतिक काम में बिजी थे। हम्म। और उसकी वजह सबसे ज्यादा मतलब सरकार है। तो बड़ा मतलब ये बड़ी भारी चूक हुई है, आंखें खुली रहते हुए। दूसरी जो बड़ी बात रही कि जी पिछले 2 महीने से लेबनान से हिजबुल्लाह ने कुछ धमकियां दी थी, और डिफेंस मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी वार्निंग दी थी कैनेसेट के अंदर जी हाँ। कि हिजबुल्लाह इस मौके का फायदा ना उठाए। भले ही इसराइल अंदरूनी तौर पे अभी लड़ रहा है, आपस में विभाजित है, सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए हैं, आर्मी में बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ हो गए हैं, ये सारी बातें हमारी अंदरूनी है, पर आप गलती ना करें हमारी कमजोरी को भुनाने की। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी भूल होती है हमास और इस्लामिक जिहाद को लेके, वो ये होती है कि अब तक हमास और इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट के जरिए लड़ाई लड़ी थी जी हाँ। पिछले 10-15 सालों में, अभी देखे। और इसराइल के पास ये भान था कि हमारे पास रॉकेट से लड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको ये आयरन डोम कहते हैं, कि रॉकेट हम्म। आएंगे, हम रॉकेट का मुकाबला कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उससे ज्यादा हमें नुकसान नहीं हो रहा जान माल का। उनको कतई ये भान नहीं था कि इस बार हो सकता है रॉकेट छोड़े जाए, पर ऑपरेशन जमीनी होगा या समंदर के जरिए होगा। जी जी जी। तो बॉर्डर पे लोग नहीं थे। और तीसरी अहम बात, जो हम्म। कि उस दिन को लेके, शनिवार की सुबह अमूमन इसराइल में धार्मिक सुबह होती है, जी सब हाँ। कुछ बंद होता है, लोग अक्सर सिनेगॉग और मंदिरों तक जाते हैं, और दूसरे लोग अपने घरों में होते हैं। पिछले 7 दिन से इसराइल में एक तरह से धार्मिक छुट्टियां चल रही थी। हम्म। ये कही दिवाली के ठीक दूसरे दिन सुबह सुबह हमारी सीमा पे कोई हमला हो जाए, तो लोग मतलब चौकन्ने पकड़े गए कि एकदम से आपके रिलीजियस हॉलीडेज के मिडल में, ऑलमोस्ट जब आपकी मिनिमम प्रेजेंस रहती है वर्कफोर्स की सब जगहों पे, उस समय हमला किया गया। तो जी तीन जी। चीजें हुई। पिछली 4 महीने की जो राजनीतिक उथल पुथल है, उसने मिलिट्री का बहुत सारा ध्यान खर्च किया। डिफेंस मिनिस्टर को जो सपोर्ट चाहिए था वो सरकार से नहीं मिला। जी हाँ। और तीसरा,
रिलीजियस और नेशनल हॉलीडेज के दौरान जब इजराइल मिनिमम वर्कफोर्स पे काम करता है, तब वो मौका हमास ने चुना हमला करने के लिए। तो ये फेलियर न केवल इंटेलिजेंस का है, ये फेलियर ग्राउंड पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी है कि वो कैसे इस बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों को रोक ही नहीं पाए। जी डॉक्टर, आपने बहुत अहम खबरें वहां की बताई या इंफॉर्मेशन वहां की बताई कि पिछले 4 महीनों से जिस तरीके का वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उस भूल चूक की सबसे बड़ी कीमत वहां के आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इजराइल एक बहुत सुंदर शहर माना जाता था, आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। आपकी आंखों के सामने जो बदलाव आपने खुद देखा, वहां के आम जनता ने देखा, पूरा मंजर बदल चुका है। पूरा मंजर बदल चुका है और मेरा मेरा तो दिल बहुत बहक रहा था कल से। जी मुझे जी। आज सवेरे उसी साउथ में होना था, एक किबुत्स के भीतर, जहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी थी। जी हाँ। 400 लोग आए हुए हैं यूरोप और अमेरिका से। और इसराइल के दक्षिण में एक बड़ा सा किबुत्स है स्दे है, जो ओफकी में किबुत्स है, जहाँ के बगल में है। जी हाँ। और हमारी 400 लोगों की कॉन्फ्रेंस का पहला दिन आज था। मुझे आज सवेरे वहीं जाना था ट्रैवल करके। मैं सवेरे से अपने शुक्र अदा कर रहा था कि अगर ये घटना 1 या 2 दिन पहले के बीच में होती तो शायद मैं भी वहां फंसा होता इस समय। और आपको मैं एक बार बता दूं कि जब हमास ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और गाजा पट्टी में ले गए, उसमें हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन वर्कर्स हैं। जी हाँ। कुछ की खबर आई है कि वो फिलीपींस वाले वर्कर्स हैं, कुछ की खबर आई कि वो थाईलैंड वाले वर्कर्स हैं। अभी तक इंडियन वर्कर्स के किडनैप होने की बात नहीं आई है, पर अभी तक हमें जानकारी ही नहीं है कि कौन किडनैप हुआ है यहाँ पे। तो हम्म। शाम तक खुदा न खास्ता ये ना हो कि हमास के आतंकवादियों ने जिन लोगों को उठाया, उन लोगों में इक्का दुक्का या कुछ भारी संख्या में लोग वो भी हों जो हिंदुस्तान के वर्कर्स हैं यहाँ पे। हम्म। अ, खुद उस जगह फंसा हो सकता था इसी समय। तो स्थिति बहुत 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 भयानक है। और मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में जब से मैं इस देश के बारे में पढ़ता या पढ़ाता आया हूँ, जी हाँ। सिक्योरिटी को लेके हमेशा आदमी बहुत एहसास रहता है कि चलिए यहाँ सब कुछ तामझाम ठीक है, सीमा के अंदर कहीं कुछ नहीं होता। जो भी जी जी। लड़ाइयाँ होती है वो इसराइल की अक्सर बाहर होती हैं। बिल्कुल। ये पहली बार हो रहा है 1973 के बाद कि इसराइल की लड़ाई इसराइल के अंदर हो रही है। मतलब किसी भी आतंकवादी संगठन ने और किसी भी अरब स्टेट ने अपने पुराने इतिहास में कभी भी इसराइल के अंदर, जी। इसराइल की टाउन्स में, इसराइल की बस्तियों में, छोटे छोटे गांवों में उस तरह से लड़ाई को नहीं एनफोर्स किया जैसा अब देखने को मिल रहा है। जी। बात यह भी है कि स्थिति बहुत लंबी चलने वाली है। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब एक नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। वो नए लोगों के साथ एक गठबंधन बनाएंगे जी। और हो सकता है वो अपनी सरकार की मतलब जो जो नीति जिन नीतियों पे उन्होंने इस देश के राजनीति को बांटा है, अब वो उसको विराम देके एक मजबूत सरकार बनाने के जी डॉक्टर। ख्याल में है। ये जी पिछले डॉक्टर, 24 डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वहां की पूरी जानकारी देने के लिए। आपल्यासोबत होते प्राध्यापक डॉक्टर खिनराज जांगीड यांनी इस्रायलमधली नेमकी परिस्थिती काय आहे, त्याला कुठल्या गोष्टी कारणीभूत ठरलेल्या, कशा प्रकारे इंटेलिजन्स फेल्युअर त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे किती हाल त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतात। एबीपी माझाची नजर अशाच प्रकारे या सर्व परिस्थितीवरती आणि इतरही महत्त्वाच्या बातम्यांवरती राहणारच आहे। तुर्तास वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।